हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर रितिका भारद्वाज। आज के सेशन में मैं लेकर आई हूं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। जैसे कि अपने पिछले स्ट्रैटेजी वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि आपको जब पढ़ाई करनी है नीट की तो कुछ इस तरीके से रिवाइज करना स्टार्ट करना है कि आप सबसे पहले हाई वेटेज यूनिट्स को कंप्लीट करें, जिसमें से सबसे हाई वेटेज का जो यूनिट है दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में 2 चैप्टर है, उसी में से एक चैप्टर आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जेनेटिक लगता है टफ, राइट? क्योंकि हम बहुत सारा कुछ ग्रास्प करने के पीछे चले जाते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। इस सेशन को देखना है, इसमें मैं आपको दूंगी इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी प्यारी सी ट्रिक्स। मैंने पूरी कोशिश करी है इसे बहुत सिंप्लीफाई करने की। आपको बस अपनी एनसीईआरटी सामने रखनी है, एक पेंसिल सामने रखनी है, ईयरफोन लगा लेना है या फिर शांत जगह पर बैठ जाना है और फटाफट से सेशन को देखना स्टार्ट कर दो। चलिए, तो सेशन मैं भी फटाफट से स्टार्ट करती हूँ और हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की। सबसे पहला हम जो देखेंगे वो है ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेंडल सर ने जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए हैं उनको। दूसरे स्टेप पर हम पढ़ेंगे वन जीन इनहेरिटेंस, यानी कि हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जहां हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और ये जो सर मेंडल थे इनके लॉ से कुछ डेविएशन है, तो जहां पर भी एक्सेप्शन होगा, यानी कि एक्सेप्शन में हम पढ़ेंगे कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो वो हमें पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट विल गो विद द इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, यानी कि डाइहाइब्रिड क्रॉस, जहां हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, फॉलोड बाय क्रोमोसोमल थ्योरी। क्रोमोसोमल थ्योरी के बाद हम जाएंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पर, उसके बाद हम जाएंगे म्यूटेशन पर, और फिर हम जाएंगे जेनेटिक डिसऑर्डर पर। मैं सेशन में हर एक टॉपिक पे बताती जाऊंगी जहां जहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें याद करना ही करना है, पढ़ना ही पढ़ना है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लगाने हैं। तो उसे फटाफट से अपने पेंसिल से मार्क कर लीजिएगा और फिर जैसे ही चैप्टर खत्म करें अपने क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करेंगे, राइट? यानी कि प्रैक्टिस फॉर द क्वेश्चन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम बात करेंगे जेनेटिक्स की। What is genetics? So genetics होता है बहुत सिंपली, it is the study of inheritance and variation. Inheritance और variation की पढ़ाई को ही हम genetics कहते हैं। So it is the study of inheritance and variation. Now What is inheritance and what is variation? तो inheritance क्या होता है भाई? inheritance क्या होता है? inheritance फटाफट से, inheritance is transfer of character from parents to progeny. parents से जब बच्चों में characters transfer हो जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं? inheritance. So it is the transfer of characters from parents to offspring. Coming back to variation. Inheritance हमने समझ लिया है कि जब पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो जाएं तो उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं, इनहेरिट करना कहते हैं। लेकिन वेरिएशन क्या होता है? जब ये ट्रांसफर होता है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, उसी डिफरेंस को हम वेरिएशन कहते हैं। यानी कि इट इज द डिग्री, ये आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, दैट इट इज द डिग्री बाय विच अ प्रोजेनी डिफर फ्रॉम इट्स पेरेंट, राइट? तो लिख लेंगे भाई फटाफट से एक लाइन की डेफिनेशन इसकी भी, वेरिएशन। देखो हमेशा ना एक बात याद रखो, जब आप रिवीजन करते हो ना तो आपको किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक, किसी भी चैप्टर को इतना ज्यादा टाइम नहीं देना है जैसे कि हमने पहली बार पढ़ा था या दूसरी बार पढ़ा था तो दिया था। रिवीजन का मतलब होता है जो हमने पढ़ा है उसे हम ब्रशन अप कर लेंगे, उसे हम पॉलिश कर लेंगे, उसी दिमाग से, उसी चीज से, उसी थॉट से हमेशा रिवीजन करना कि ये चीज मुझे आती है, बस मैं रिवाइज यानी कि ब्रशन अप कर रहा हूं। ठीक है, तो वेरिएशन क्या है? इट इज द डिग्री बाय विच a progeny differs from the parents. ठीक है, इतनी बात समझ में? ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट भी हैं और इजी भी हैं। कुछ इन तीनों टॉपिक्स में कुछ ऐसा टफ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सर ग्रेगर जॉन मेंडल। सर ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, जिस टॉपिक पर, जिस बात पर पीवाईक्यू बना हुआ है वो ये है कि हु वाज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। किसको कंसिडर किया था? सर मेंडल को। तो ही वाज नोन एज द फादर of
जेनेटिक्स। और ऐसा इन्हें क्यों कहा गया, उसका भी रीजन, उस पर भी क्वेश्चन आता है। ऐसा इन्हें इसीलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो काफी समय तक, काफी साल तक किया। यानी कि जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो पहली चीज इस पर भी क्वेश्चन आता है कि किस पर, कौन सी चीज पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो ही सिलेक्टेड पी प्लांट, आपके एनसीईआरटी में लिखा है पी प्लांट यानी कि पिसम सटाइवम, इस पर इनका एक्सपेरिमेंट था। कब तक किया था, ही डिड दिस एक्सपेरिमेंट फॉर 7 years, इस पर भी क्वेश्चन आता है। 7 years तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इनफैक्ट ये भी पूछ लेते हैं कि कौन से ईयर में किया था, ठीक है, मतलब कि वो ईयर क्या था ये भी पूछ लेते हैं। सो ईयर वाज 1856 टू 1863। देखो, फादर ऑफ द जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, राइट, देन वर्कड ऑन पिसम सटाइवम यानी कि पी प्लांट जिसे हम कहते हैं, 7 years फॉर 1856 टू 63। लेकिन कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से इन्होंने पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया, बाकी किसी को सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि प्लांट्स भी बहुत सारे थे, एनिमल्स भी बहुत सारे थे। फिर ऐसा पी प्लांट में क्या था जो वही सिलेक्ट हुआ। सबसे पहली चीज जो थी कि उसका शॉर्टर लाइफ स्पैन था, यानी कम समय में बहुत सारी जनरेशंस देखने को मिलती थी पिसम सटाइवम की, सो दैट पढ़ना, एक्सपेरिमेंट करना इजी हो जाता था। दूसरा, उसमें लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस होते थे। जब बहुत सारे सीड प्रोड्यूस होंगे, आगे बहुत सारी प्रोजेनी ग्रो हो सकती है उससे, और उस सीड में क्या क्या वेरिएशन है उस पर भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा, फ्लावर्स की अगर हम बात करें तो ये जो पिसम सटाइवम के फ्लावर्स हैं, इसकी एक बड़ी अच्छी सी क्वालिटी है कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों देखे जा सकते हैं। तो इट शोज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन एज वेल, एंड इट हैज अ क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी कि दो अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिलते थे, यानी कि अब वो जो कैरेक्टर्स हैं उस पर भी पीवाईक्यू आता है। तो यहाँ पीवाईक्यू किस किस बात पे था, एक इसको मार्क करना है, एक ये वाला पॉइंट मार्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये वाली बात, यानी कि यहां पर हमें क्या पढ़ना है, जो सर मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया, यानी कि पिसम सटाइवम को सिलेक्ट किया, उसमें हमने अभी देखा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, दो अलग अलग कैरेक्टर है। तो इस पर भी क्वेश्चन आता है कि कैरेक्टर कौन से थे, और इस पर भी क्वेश्चन आता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है और रेसेसिव कैरेक्टर कौन सा है। तो देखिए, डोमिनेंट कैरेक्टर और रेसेसिव कैरेक्टर, इन्हें हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, डोमिनेंट, रेसेसिव अपने दिमाग में बिठा लेना है, बताऊंगी, कुछ कुछ लोग भूल जाते हैं, वो भी बताऊंगी कैसे याद रखना है। पहला कैरेक्टर जो उन्होंने सिलेक्ट किया, इट वाज द शेप ऑफ द सीड। दूसरा, उन्होंने सिलेक्ट किया कलर ऑफ द सीड, कलर ऑफ द पॉड, शेप ऑफ द पॉड, प्लांट की हाइट, पोजीशन ऑफ फ्लावर और फ्लावर का कलर। ये सारे कैरेक्टर्स उन्होंने सिलेक्ट किए, जिसमें से अगर हम शेप ऑफ सीड की बात करें तो राउंड सीड जो है वो कैसा होता है, डोमिनेंट, और थोड़ा सा रिंकल्ड वाला कैसा होता है, रेसेसिव होता है। आगे चले, कलर ऑफ द सीड, येलो कलर इज द वन विच इज डोमिनेंट, और ग्रीन कलर जो है वो कैसा है, रेसेसिव। नेक्स्ट हम बात करें कलर ऑफ पॉड, कलर ऑफ पॉड ग्रीन अच्छा डोमिनेंट माना गया, जबकि येलो वाला जो था वो रेसेसिव माना गया। शेप ऑफ पॉड की बात करें तो फुल अच्छा फ्लफी जो होगा, है ना, वो वाला शेप कहलाएगा क्या, सॉरी हाँ, वो वाला शेप क्या कहलाएगा, जो फुल शेप हो उसको हम कहते हैं डोमिनेंट, जो फ्लैट और कॉन्स्ट्रिक्टेड हो उसको हम कहते हैं रेसेसिव। प्लांट की हाइट की बात करें तो टॉल वाला डोमिनेंट, शॉर्ट वाला ड्वार्फ वाला जो था वो रेसेसिव कैरेक्टर था। अगर हम पोजीशन ऑफ फ्लावर की बात करें तो दो पोजीशन देखी गई, एक जो टिप पे था, ठीक है, और दूसरा टर्मिनल पोर्शन पर। तो अगर जंक्शन ऑफ लीफ पर है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, लेकिन अगर टिप पर है तो वो कैसा कैरेक्टर है, रेसेसिव कैरेक्टर है। अगर फ्लावर के कलर की बात करें तो पर्पल वन वाज द डोमिनेंट एंड व्हाइट वन वाज द रेसेसिव। अब मैम ये सब तो हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसको याद कैसे रखें, याद करने की ट्रिक समझो। देखो, सीड का कलर और शेप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम आती है मैम ये याद नहीं रहता कि कलर कौन सा सीड का डोमिनेंट था और कौन सा हमें उसका पॉड का डोमिनेंट याद रखना है। तो देखो, अगर एक याद रख लोगे, पहली चीज इंपॉर्टेंट है, अगर एक याद रख लोगे तो दूसरा अपने आप ही आपको याद रहेगा। यानी कि कभी भी आप मटर खरीदने जाओगे तो कैसी खरीदोगे, ग्रीन कलर की खरीदोगे, जो थोड़ी सी येलो हो गई हो, सूखी सूखी सी हो गई हो, वो तो नहीं खरीदोगे। तो बस एक का याद रखो, पॉड का जो कलर था वो ग्रीन डोमिनेंट था, यानी कि अच्छा डोमिनेंट वाला ग्रीन जो हम खरीदने जाएंगे। तो दूसरा अपने आप याद रहेगा, जो येलो सा होगा वो कैसा होगा, रेसेसिव। इससे आपको सीड का भी याद रहेगा, इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है सीड में, येलो और ग्रीन, यहां पर ग्रीन और येलो, ठीक है। ये दोनों बात याद रह गई। कौन सी बात याद रखनी है कि जो पॉड होती है, यानी मटर खरीदने जाओगे तो कौन से कलर की चाहिए आपको, ग्रीन कलर की चाहिए, तो ही वो अच्छी है, दूसरी ले आए तो मम्मी डांटेंगी। तो क्या करना है, बस एक याद रखना है, दूसरे सीड का जो कलर है वो ऑपोजिट हो जाएगा। नाउ
शेप की बात करें तो जब खरीदने जाओगे तो अच्छी जो फुल शेप की होगी, जो थोड़ा शाइन वाइन कर रही हो अच्छे से, वो वाली मटर खरीदोगे। लेकिन ऐसे सूखी सूखी सी होगी तो नहीं खरीदोगे। तो सूखी होगी तो रिंकल्ड होगी, तो रिंकल्ड कौन सा कैरेक्टर हो गया? रेसेसिव कैरेक्टर हो गया फॉर दी पॉड। और फुल है तो कौन सा हो गया? डोमिनेंट। अच्छा वाला डोमिनेंट कर दो और उसका ऑपोजिट वाला रेसेसिव हो जाएगा। नेक्स्ट, टॉल और ड्वार्फ तो सबको याद रहेगा, पोजीशन ऑफ फ्लावर याद रहती है, लेकिन कलर ऑफ फ्लावर याद नहीं रहता। व्हाइट कलर जो है वो हमेशा सिंबल ऑफ पीस होता है। व्हाइट कलर हमेशा सिंबल ऑफ पीस होता है, यानी कि बेचारे को जैसा बोल दो, जो बोल दो, ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करता, शांत रहता है, तो रेसेसिव है। व्हाइट कलर का फ्लावर रेसेसिव ट्रेट है। ऑल डन, नोट कर लो, ठीक है। अपनी एनसीईआरटी में लिखना है तो लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजन फॉर मेंडल्स सक्सेस, ठीक है। रीजन फॉर मेंडल्स सक्सेस, मेंडल सर की सक्सेस का रीजन क्या था? तो देखो, हमेशा याद रखो कि सक्सेस का रीजन बड़ा सिंपल होता है, और वो सिंपल क्या होता है? हार्डवर्क, ठीक है। तो बस इसी सिंपल से हम इसे याद रखेंगे। ये पूछ लिया जाता है उसमें फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वैसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है, ठीक। कि क्या रीजन था कि मेंडल सर को सक्सेस मिल गई? तो हम सिंपल वर्ड याद रखना है हमको, लेकिन थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज कर देनी है, ठीक है। जैसे हम यहां से ले लेंगे एस, सिंपल का एस ले लिया, आई नहीं लेंगे, ठीक। सी ले लेंगे, स्पेलिंग मैंने कहा सिंपल की हम थोड़ी मॉडिफाई करेंगे, तो हमने सी ले लिया। फिर हमने एम, पी और एल, ई भी नहीं लेंगे। हमें ये वाली स्पेलिंग याद रखनी है सिंपल की, फॉर द सक्सेस ऑफ द मेंडल, ठीक। तो S स्टैंड्स फॉर, मेंडल सर ने क्या करा था ना, बहुत सारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर दिया, जिससे उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसका रिजल्ट प्रूफ हो गया। तो S से आपको याद रखना है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ने हेल्प करी, ठीक। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एक पॉइंट है जिसकी वजह से इनका सक्सेस हुई एक्सपेरिमेंट की। दूसरा, C स्टैंड्स फॉर, इन्होंने बहुत सारे, अपन ने देखा ना कि पी की बहुत सारी जनरेशन होती है, तो इन्हें बहुत सारे जनरेशंस में पढ़ पढ़ के अपना रिजल्ट कंफर्म कर दिया, ठीक। कंफर्म कर दिया कैसे? लार्ज सैंपलिंग साइज से, लार्ज सैंपलिंग साइज, ठीक। स्टैटिस्टिक्स की बात जहां आती है वहां थोड़ा बहुत मैथ्स भी आ जाता है। तो ये जो एम है, इट स्टैंड्स फॉर, सिंपल है, देखो एम वाला भी कुछ याद रखने में डिफिकल्ट नहीं है, एम से सबसे पहले आदमी के दिमाग में मैथ्स आ ही जाता है ना। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से इन्होंने अपना रिजल्ट कंफर्म किया, ठीक है। बता रही हूं पी क्या है, पहले फटाफट से याद करो क्या क्या बताया मैंने। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जब आप इसको अपनी एनसीईआरटी में देखोगे तो आपकी एनसीईआरटी में एक ही उसमें दिया हुआ है, मतलब एक ही लाइन में ऐसा लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ऐसा करके लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, जिससे इन्हें सक्सेस मिली, जिससे इन्हें सक्सेस मिली। दूसरा, इन्होंने कंफर्म किया लार्ज सैंपलिंग साइज से। हमने अभी देखा कि पिसिम सटाइवम कम समय में ज्यादा जनरेशन ग्रो करता है, बहुत लार्ज सैंपलिंग साइज से हमेशा आप एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से प्रूव कर सकते हो। तो इन्होंने लार्ज सैंपलिंग साइज को यूज करके क्या करा, अपना एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब जब इन्होंने ब्रीडिंग करी पिसिम सटाइवम में, तो इनकी ब्रीडिंग कैसी थी? प्योर लाइन। कैसी थी? प्योर लाइन। तो आपको बस इस तरीके से याद रखना है कि क्या रीजंस थे। सक्सेस इज सिंपल, तो सिंपल की स्पेलिंग चेंज करी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, दो रीजन हो गए। कंफर्म किया लार्ज सैंपलिंग साइज से कि इनका रिजल्ट जो भी आया, और इन्होंने प्योर लाइन ब्रीडिंग करवाई थी। ये हो गई आपकी सक्सेस ऑफ मेंडल के पॉइंट्स। आपको बस ये ट्रिक याद रखनी है, अपनी एनसीईआरटी में लिख लो। चलिए नेक्स्ट वील टॉक अबाउट रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो इसे हम याद रखेंगे। देखो, इस पर भी पीवाईक्यू है, इस पर भी पीवाईक्यू है, और इस पर भी पीवाईक्यू है ना। तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल में कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे? 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। इसीलिए आई हैव यूज्ड ट्राई, और ट्राइएंगल होता है ना, पर ये 3 एंजल्स हैं जिन्होंने रीडिस्कवरी में क्या करा, हेल्प करा, ठीक है। तो वो कौन कौन से साइंटिस्ट हैं? तो देखो, मैंने एक ऐसा ये बनाया हुआ है, और आपको याद रखना है CTV। क्या याद रखना है? CTV। C स्टैंड्स फॉर कोरेंस, 1 मिनट,
स्पेलिंग देख लेना। T स्टैंड्स फॉर शेमार्क, एंड V स्टैंड्स फॉर ह्यूगो डी व्राइस का V है ये, ठीक है। V स्टैंड्स फॉर सर ह्यूगो डी व्राइस। ये 3 साइंटिस्ट थे और क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा आ जाता है इस पे। एक फोर्थ ऑप्शन में कोई दूसरे साइंटिस्ट का नाम दे देंगे और पूछ लेंगे, तो आपको CTV से याद रखना है। CTV से याद रखना है क्या, कौन से 3 साइंटिस्ट थे, 3 एंजल्स थे जिन्होंने ये काम किया। तो 3 साइंटिस्ट कौन थे, सर कॉरिन्स, सर शेमार्क एंड सर ह्यूगो डी व्राइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, ठीक है। 1 जीन मतलब सिंगल रहो सुखी रहो, एक जीन का इन्होंने वो बताया था इनहेरिटेंस, ठीक है। जिसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसे हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। देखो जब तक जब तक आप सिंगल हो तब तक लाइफ सिंपल है ना। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को आपको याद रखना है, सिंगल जीन का इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ अ कैरेक्टर एट अ टाइम इज कॉल्ड जीन इनहेरिटेंस। जीन इनहेरिटेंस क्या है मोनोहाइब्रिड का, कि एक सिंगल पेयर लिया कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, ठीक है। जैसे कि वो टॉल हाइट और ड्वार्फ हाइट, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ अ कैरेक्टर एट अ टाइम इज कॉल्ड 1 जीन इनहेरिटेंस, ठीक है। ये हो गया आपका मोनोहाइब्रिड। लेकिन इसको प्रूव कैसे किया, देखो मैंने बोला ना एक ही कैरेक्टर लिया, कैरेक्टर क्या है, हाइट ऑफ द प्लांट, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी कि टॉल वाला भी लिया और ड्वार्फ वाला भी लिया। तो हमने सबसे पहले पेरेंटल जनरेशन जो ली उसमें एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया, इनके बीच में हमने सेल्फिंग करवाई, ठीक है। प्योर है, देखो प्योर है टॉल, प्योर ड्वार्फ है ना, इनके बीच में सेल्फिंग करवाने से जो F1 जनरेशन फर्स्ट फीलियल जनरेशन थी वो कैसी थी, सारे के सारे टॉल, ठीक है, सारे के सारे टॉल। लेकिन जब इन टॉल के बीच में, ये जो टॉल थे, जब इन टॉल के बीच में आपने क्या कराई, क्रॉस, तो आपको F2 जनरेशन कैसी मिलेगी, आपको F2 जनरेशन कैसी मिलेगी, क्रॉस एज इन मतलब इनके बीच में, मैं गलत क्रॉस बोल गई, इनके बीच में आपने क्या कराया, ब्रीडिंग कराया, तो आपको क्या मिलेगा, 3 टॉल और एक ड्वार्फ। तो रेशो जो आपका बन जाता है वो बनता है फिनोटाइप का 3:1 और जीनोटाइप का 1:2:1। जीनोटाइप और फिनोटाइप, जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस जो आपको दिख रहा है। तो देखने में 3 टॉल दिख रहे हैं कम्स फॉर 3 और एक ड्वार्फ दिख रहा है कम्स फॉर 1, तो 3:1 इज द फिनोटाइप। इस पे क्वेश्चन आता है। और जीनोटाइपिक रेशो क्या है, इस पे भी क्वेश्चन आता है, दैट इज 1:2:1, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इस पर PYQ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर। जब सर मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने जीन वर्ड यूज नहीं किया था, उन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया था, फैक्टर वर्ड यूज किया था, ये आपके NCERT में भी लिखा है, ठीक है। फैक्टर्स हमेशा पेयर में रहते हैं, ठीक, यानी कि जीन्स पेयर में मिल रहे हैं। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, अगर 2 अलग अलग पेयर है ना, मतलब एक पेयर है जिसमें डिसिमिलर जीन्स हैं, डिसिमिलर फैक्टर हैं, तो मेंबर ऑफ 1 पेयर डोमिनेट्स द अदर, एक जो है दूसरे पे डोमिनेट करता है। याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखना है, ठीक है। जब ये 2 अलग अलग कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स बोल रही हूँ, फैक्टर्स मिले, तो एक हमेशा डोमिनेटिंग है, एक हमेशा डोमिनेटिंग है, ठीक है, और दूसरा क्या है, रेसेसिव है ना। एक डोमिनेट कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, रेसेसिव है, यानी कि चलो ठीक है भैया मान ले रहे हैं, डोमिनेट जो कर रहा है उसकी बातें मान लेते हैं, तो भाई तू ही दिख जा, फिजिकल अपीयरेंस तू ही दे दे, तू ही डोमिनेट कर ले वाली सिचुएशन, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस पेयर में, हेट्रोजाइगस पेयर यानी 2 अलग अलग है ना, ये 2 अलग अलग अंकल आंटी वाला जो पेयर है, इसमें से 1 डोमिनेट्स द अदर, आंटी ऑलवेज डोमिनेट्स द अंकल, आंटी ऑलवेज डोमिनेट्स द अंकल, दैट इज द प्रूवन फैक्ट आई थिंक, राइट। चलिए इससे याद रहेगा। नेक्स्ट, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ मेंडल। सर मेंडल ने जो लॉ दिया, ये सब आपके NCERT के हिसाब से ही चल रहा है ना, NCERT में आपको एक के बाद एक ये टॉपिक्स मिलते जा रहे होंगे, लिखते चलना। एक्सेप्शन टू डोमिनेंस 2 चीजों में है, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मतलब कुछ अधूरा है ना, और कोडोमिनेंस में 2 चीजें एक साथ डोमिनेट कर रही हैं, याद रहेगा। इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा,
Incomplete dominance says F1 phenotype is intermediate between dominant and recessive phenotype. यहां क्या होता है, इनकम्प्लीट वाले में पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट के जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक, वो हमको कैसे दिखेंगे, बिटवीन डोमिनेंट एंड रेसेसिव के इंटरमीडिएट दिखेंगे। यानी कि एग्जाम्पल है इसका स्नैपड्रैगन, इस पर भी PYQ आता है। एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, पेरेंट का जो प्लांट है उसमें जो फ्लावर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, रेड कलर का, एक पेरेंट में आ रहा है व्हाइट कलर का, तो रेड वाला ऑब्वियसली डोमिनेंट होगा, कैपिटल R से शो किया है, व्हाइट वाला रेसेसिव रहा होगा, है ना। जब इनके बीच में ब्रीडिंग होगी, तो ब्रीडिंग होने से जब बच्चे पैदा होंगे तो F1 जनरेशन में क्या आना चाहिए, अभी जो हमने लॉ पढ़ा उसके हिसाब से तो भाई या तो डोमिनेंट कैरेक्टर दिखना चाहिए या तो फिर रेसेसिव दिखना चाहिए, लेकिन लॉ स्पेसिफिकली मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब हमने देखा तो हमें वहां पे क्या मिला, हमेशा डोमिनेंट वाला मिल गया था। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ ना तो पेरेंट जैसा दिखा, ना तो पेरेंट 1 जैसा दिखा, ना पेरेंट 2 जैसा दिखा, ना रेड कलर का फ्लावर दिखा, ना व्हाइट कलर का फ्लावर दिखा, भैया हम तो इंटरमीडिएट दिखेंगे, यानी कि पिंक कलर का फ्लावर आपको मिल गया, तो ऑल फ्लावर्स वर पिंक इन कलर। इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहां दोनों पेरेंट के कैरेक्टर्स F1 जनरेशन में नहीं दिखते, बल्कि दोनों के बीच का एक कैरेक्टर दिखता है, ठीक है। तो F1 जनरेशन में आपको सारे कैसे मिल गए, पिंक। फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 और जीनोटाइपिक रेशियो भी वही है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब दोनों जो जीन्स हैं, दोनों जो पेरेंट हैं, उनके कैरेक्टर्स एक साथ दिख जाए, ठीक है। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुप का। कैसे, ये समझो कैसे। देखो, अगर ध्यान से देखो, पेरेंट 1 लिया है यहां पर, एक एलील पेरेंट 1 से, यहां पर एलील लिया पेरेंट 2 से, और फिर हम यहां पर देख रहे हैं कि ऑफस्प्रिंग में क्या दिखा, फिर हम बाद में देखेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या बना। पहले ऑफस्प्रिंग तक की बात करते हैं। अगर पेरेंट 1 से IA आया है ना, A, तो ये डोमिनेंट है, कैपिटल I, ये भी डोमिनेंट, कैपिटल IA। दोनों से जब AA आया तो दोनों के दोनों दिखने लगे, ठीक, और ब्लड ग्रुप क्या हो गया, A, ठीक। दूसरा IA और IB, एक पेरेंट से A आया है, एक पेरेंट से B आया है, तो ब्लड दोनों के दोनों एक साथ दिखेंगे, कोडोमिनेंस, दोनों के दोनों एक साथ दिखेंगे, ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB। नेक्स्ट, जब IA है और एक रेसेसिव है एलील, दूसरे पेरेंट से जो मिला वो रेसेसिव है, तो क्या मिलेगा, ब्लड ग्रुप A मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली B और A के केस में AB डोमिनेट कर जाएगा और ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB। ऐसे ही B वाले में ये हो गया कंडीशन, IB मिल गया, यहां पर ब्लड ग्रुप हो गया आपका B। दोनों डोमिनेंट थे, अगर एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव है तो भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, B, और दोनों ही रेसेसिव हैं तो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप हो जाएगा O। अब यहां पर मुझे आपको एक बात ये बतानी है कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप पर, 1 मिनट, ब्लड ग्रुप पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसे भी मार्क कर लेना। क्या पूछा जाता है ब्लड ग्रुप में, क्या पूछा जाता है कि मान लो, ऐसा कुछ क्वेश्चन फ्रेम करके देते हैं कि मान लो हमारे पास ब्लड ग्रुप है किसी ऑर्गेनिज्म का B, तो इसके जीनोटाइप क्या रहे होंगे, फिनोटाइप क्या रहे होंगे, ठीक है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप बता देती हूं। अगर ब्लड ग्रुप B है, ठीक है, तो इसके जीनोटाइप क्या रहे होंगे, जीनोटाइप में 2 कंडीशंस बन सकती हैं। 2 कंडीशन क्या बन सकती हैं, एक तो ये वाला कॉम्बिनेशन रहा होगा जहां दोनों पेरेंट्स से क्या मिला आपको, डोमिनेंट जीन मिला, ठीक है। ये डोमिनेंट जीन भी नहीं बोलेंगे, डोमिनेंट एलील मिल गया, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है जहां पर एक डोमिनेंट हो और दूसरा रेसेसिव हो, ठीक है। तो एक ब्लड ग्रुप के लिए कितने फिनोटाइप हो सकते हैं, 2, ठीक। ये क्वेश्चन पूछता है। चलिए, इसमें चेंज हो सकता है। देखो, नीट की सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी क्वेश्चंस आते हैं नीट में, तो नीट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। पास्ट ईयर क्वेश्चंस करने को बार बार आपको क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लेकिन ऐसे के ऐसे रिपीट नहीं होते, उनका कुछ डिजिट्स चेंज हो जाती हैं, कुछ वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, कुछ स्टेटमेंट चेंज हो जाते हैं, लेकिन सेम कंसेप्ट पर क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली याद रखना है। नेक्स्ट, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कैसे याद रखना है कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर अपन इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें तो अपीयरेंस ऑफ
the phenotype which is combination of both parental allele when a cross is done between individual with the different phenotype. और ये वाला क्या बोलता है? Appearance of both parental phenotypes together in the offspring when a cross is done between individual of two different pair. सीधी सिंपल सी बात ये समझो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों जो पेरेंट है उनके कैरेक्टर नहीं दिखेंगे, कुछ एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर बीच का कुछ अपने आप ही बन जाएगा, और को डोमिनेंस में दोनों पेरेंट के जो भी एलील्स होंगे वो प्रॉपर दिखेंगे, दोनों पेरेंट के कैरेक्टर एक साथ एक ही जनरेशन में देखने को मिलेंगे. दैट्स इट, दोनों में डिफरेंस. चलिए आगे बढ़ते हैं. इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, यानी कि यहां हम बात कर रहे हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस की. ठीक, ऐसा आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है. तो चलिए, डाईहाइब्रिड क्रॉस यानी कि जहां पर क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स विद टू ऑब्जर्व्ड ट्रेट इज डन. और वो टू ऑब्जर्व ट्रेट कौन सी रही? एक रहा हमारे सीड का शेप, दूसरा रहा हमारे सीड का कलर. शेप और कलर, ठीक है. इसको बताने के लिए क्या यूज किया गया? पिनेट स्क्वायर यूज किया गया था, है ना. याद है ये सबको? ये हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, इनफैक्ट ये हमने 10th में भी पढ़ा था. ठीक है, तो F1 जनरेशन में आपको क्या मिलेंगे? जब आप राउंड येलो डोमिनेंट एक पेरेंट का कैरेक्टर क्रॉस कराओगे रेसेसिव वाले यानी कि ग्रीन और रिंकल्ड के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? ये इनके गैमीट्स हो गए, ये RR राउंड के हैं और YY किसके हैं? येलो कलर. स्मॉल r stands for wrinkled and small YY stands for green. जब इनका कॉम्बिनेशन कराया तो आपको सारे के सारे राउंड और येलो मिले. और जब इनकी सेल्फिंग कराई तो आपको फिनोटाइपिक रेशो इनकी सेल्फिंग कराने पे क्या मिला? 9:3:3:1 का रेशो मिलता है. जबकि जीनोटाइप ये वाला होगा 1:2:1:2:2:2:1:1. ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन 9:3:3:1 पर आया हुआ है. PYQ नोट कर लो इसे फटाफट से. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना. यानी कि कुछ अलग होने वाले हैं, ये अलग होने वाले हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं. कौन अलग हो जाता है, कौन सेग्रीगेट हो जाता है? मैं पिछले स्लाइड पर वापस जाती हूँ. ठीक है, चलो नहीं भी जाती, वैसे ही बता देती हूँ. अगर ठीक हमारे पास ये वाले जीन्स हैं, ठीक, फीमेल के यही है, मेल के क्या है? XY है. ठीक, एकदम सिंपल. तो भाई ये तो सेग्रीगेट हो सकते हैं. ये सेग्रीगेट होके जब गैमीट बनेगा तो ये अलग चला जाएगा, और इसका गैमीट बनेगा तो ये अलग चला जाएगा, है ना. सिमिलरली यहां पर भी ये दोनों सेग्रीगेट हो जाएंगे. ठीक है, और ये भी अलग हो जाएगा. सेग्रीगेट हो गए, है ना. बस यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कुछ नहीं है. क्या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेज ड्यूरिंग गैमीट और स्पोर फॉर्मेशन, जब भी गैमीट बनते हैं या स्पोर बनते हैं तो ईच गैमीट रिसीव्स जस्ट वन जीन कॉपी. एक ही जीन की कॉपी आती है, एक ही जीन की कॉपी आती है. ठीक है, तो ये जो है मान लो XY, तो ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ. ठीक है, गैमीट जब बन रहे होंगे तो बेसिकली अगर मैं इसको ऐसा एरो लगा दूंगी तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं मैम, मेल में तो XY आया होगा और फीमेल में तो X आया होगा, इसमें तो एक ही दिख रहा है. ये मैंने सिर्फ आपको याद करने के लिए बताया है कि सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे ये दोनों. ठीक है, अब विच इज सिलेक्टेड रैंडमली, ये रैंडमली सिलेक्ट होंगे. जब भी कभी गैमीट बनेगा या स्पोर बनेगा तो जो जीन्स हैं वो अपनी मर्जी से सेग्रीगेट हो जाते हैं और एक एक अलग अलग गैमीट में चले जाते हैं. ठीक, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ठीक, अब बात आती है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड, जब दो पेयर ऑफ ट्रेट कंबाइन होते हैं ना हाइब्रिड में, तो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर. तो इनका जो सेग्रीगेशन है ना वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, यानी कि इससे आपको क्या, उसकी मर्जी है, उसको करना है करेगा. ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं जब भी कंबाइन होता है. ये तीनों लॉज आपको याद रखने. अब बात आती है टेस्ट क्रॉस की. टेस्ट क्रॉस वैसे तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है, लेकिन मैंने इसको बहुत बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं मैं कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है. एक टेस्ट है. टेस्ट कब लेते हैं? जब हमें ये देखना होता है, ध्यान से समझो, टेस्ट कब लेते हैं? जब हमें ये देखना होता है कि बच्चे ने कितनी पढ़ाई की हुई है. आप भी टेस्ट कब देते हो? जब आपको
आप जैसे क्वेश्चन लगाते हो तो वो आप अपने आप का एक टेस्ट ही ले रहे हो। क्यों टेस्ट ले रहे हो? आप ये देख रहे हो कि भाई मैंने कितनी प्रिपरेशन करी है, मैंने कितनी तैयारी करी है, मुझे कितना आता है। ठीक है, तो लाइफ भी कभी कभी टेस्ट ले लेती है। मैं वापस से उस जोन में कभी कभी चली जाती हूँ। लाइफ भी टेस्ट लेती है। क्यों टेस्ट लेती है? देखने के लिए कि आप में कितनी पेशेंस है, कितना आप लड़ सकते हो। दैट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। टेस्ट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। लेकिन टेस्ट क्यों हो रहा है? किसी चीज को देखने के लिए। क्या चीज को देखने के लिए? यहां पर टू डिटरमाइन अननोन जीनोटाइप। किसको देखने के लिए होता है? अननोन जीनोटाइप को डिटरमाइन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। मान लो हमारे पास कोई प्लांट है, ठीक है, और वो प्लांट कैसा है? टॉल प्लांट है ना। तो मुझे दिख रहा है कि टॉल है, यानी कि मुझे फिनोटाइप तो समझ में आ गया, मुझे फिनोटाइप तो समझ में आ गया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका जीनोटाइप क्या है। क्यों? क्योंकि इसका जीनोटाइप ये भी हो सकता है तो भी टॉल निकलेगा, इसका जीनोटाइप ये भी हो सकता है, सॉरी, इसका जीनोटाइप ये भी हो सकता है ना। दोनों ही जीनोटाइप के केस में मुझे टॉल प्लांट ही मिलेगा। तो देख के तो मुझे जो फिनोटाइप है, देखो ये सब मैंने ना यहाँ टकरा के, चलिए, तो देखने में तो मुझे फिनोटाइप टॉल दिख रहा है, लेकिन जीनोटाइप नहीं समझ में आ रहा। और जब ऐसी सिचुएशन होती है जहां हमें जीनोटाइप पता करना होता है, तब हम लगाते हैं टेस्ट क्रॉस। और इस टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं? हम एक डोमिनेंट फिनोटाइप और एक रेसेसिव पेरेंट को क्रॉस करा देते हैं। अच्छा, जब भी ये क्रॉस होगा तो एक बात आपको याद रखनी है कि डोमिनेंट फिनोटाइप तो आपने लिया, यानी कि दिखने में टॉल वाला फिनोटाइप ले लिया, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन जो रेसेसिव पेरेंट होगा ना, वो हमेशा ट्रू होगा, यानी कि हमेशा ट्रू होगा, यानी कि कैसा होगा? प्योरली रेसेसिव। प्योरली रेसेसिव कैरेक्टर। इन दोनों को जब क्रॉस कराएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि जीनोटाइप कौन सा है ना। पता चल जाएगा ना जीनोटाइप कौन सा है। बस यही होता है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म क्या है? जब 3 या 3 से ज्यादा ऑल्टरनेटिव फॉर्म जो हो जीन के, उनके एलील्स कैन ऑक्यूपाई द सेम लोकस। इस पर क्वेश्चन कैसे आता है? मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब क्या है? एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जब 2, 3 या 3 से भी ज्यादा हो सकते हैं, 3 से भी ज्यादा फॉर्म ऑफ जीन्स दिखने लगे एक ही जगह पर रहते हुए, तो उसे हम बोलेंगे मल्टीपल एलिलिज्म। इसमें जब PYQ आता है तो पता है क्या पूछते हैं? PYQ आता है तो क्या पूछते हैं कि ये कहाँ रहते हैं? डू दे लिव ऑन दी सेम लोकस? डू दे लिव ऑन दी डिफरेंट लोकस? डू दे लिव ऑन दी डिफरेंट क्रोमोसोम? ऐसा करके क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं। तो इस पर क्वेश्चन पूछता है कि मल्टीपल एलिलिज्म के केस में जो भी आपके जीन्स हैं वो कहाँ रहते हैं? वो एक ही जगह पर सेम लोकस पे रहते हैं। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व्ड इन अ पॉपुलेशन। ये कभी भी एक इंडिविजुअल में नहीं दिखेगा, पूरी पॉपुलेशन में दिखता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ब्लड ग्रुप देख लें तो IA, IB और IO, ये 3 एलील है, ये तीनों के तीनों एक ही जगह पर रह रहे होंगे, सेम लोकस पर। ठीक, दैट इज मल्टीपल एलिलिज्म। अब आता है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज प्लियोट्रॉपी। ठीक है, प्लियोट्रॉपी क्या होता है? जब कोई एक जीन कंट्रोल करने लग जाए एक से ज्यादा कैरेक्टर, यानी कि बॉस क्या करते हैं? बॉस जो होते हैं, जो हेड होते हैं किसी भी जगह के, वो क्या करते हैं? वो एक अकेले बंदे पूरे ऑफिस को चला रहे होते हैं, पूरे ऑफिस को संभाल रहे होते हैं, राइट? दैट इज प्लियोट्रॉपी। एक अकेला बंदा जब सबको संभाले, मोर देन वन कैरेक्टर संभाल रहा हो, मोर देन वन कैरेक्टर देख रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉपी। वन जीन कंट्रोलिंग मोर देन वन कैरेक्टर। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन एग्जाम्पल क्या है? स्टार्च सिंथेसिस इन पी के अंदर जो स्टार्च बनता है उसको कंट्रोल करने वाला जो जीन है वो एक से ज्यादा चीजें कंट्रोल कर रहा है, यानी कि सीड का शेप तो कंट्रोल करता है, लेकिन साथ ही में वो स्टार्च ग्रेन भी कंट्रोल करता है। ठीक, तो अगर कैपिटल बी वाला मिला आपको जीन, तो आपको क्या मिलेगा? फिनोटाइप लार्ज स्टार्च ग्रेन होगा, बहुत सारा स्टार्च ग्रेन होगा और सीड का शेप राउंड होगा। अगर स्मॉल बी रेसेसिव कंडीशन में स्मॉल स्टार्च ग्रेन एंड रिंकल्ड सीड मिलेगा, तो एक ही
जो जीन है, एक ही जो जीन है ये बी वाला, ये दो चीजों को कंट्रोल कर रहा है, एक स्टार्च कितना बनेगा और शेप क्या होगा सीड का। इतनी बात समझ में आ गई। दिस इज प्लियोट्रॉपी। इस पर पीवाईक्यू है, किस पर पीवाईक्यू है? आपके इस एग्जाम्पल पर, स्टार्च ग्रेन वाले एग्जाम्पल पर, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को ये याद रहता है कि जो सीड का शेप है वो कैसा है, क्या है, डोमिनेंट, रेसेसिव, लेकिन हमेशा जो चीज हम भूल जाते हैं वो कौन सी होती है? स्टार्च ग्रेन भी कंट्रोल करेगा बाबा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी? इट वाज गिवन बाय बोवेरी एंड सटन। इस पर भी क्वेश्चन आता है, साइंटिस्ट के नाम पर पीवाईक्यू है, ठीक है। जहां पर ये बोला गया कि ये जो जीन्स है ना भाई, बस ये जीन्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों जीन्स इंपॉर्टेंट है? दे आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी एंड आर फाउंड इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पर मिलते हैं और यही है वो जो क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी कि कैरेक्टर्स लेके आ रहा है पेरेंट्स से बच्चों में, ठीक है। अब इसके लिए बहुत सारी चीजें हुई, तो क्या हुआ? सर टी.एन. मॉर्गन आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। व्हाई कैन ग्रो इन लैब, क्यों करा इन्होंने? हाँ ये मैं बताना भूल गई। जो सर मॉर्गन थे, इन्होंने जब ड्रोसोफिला को सिलेक्ट किया तो क्यों किया? क्योंकि आप उसको आराम से लैब में ग्रो कर सकते हो, कंडीशंस देके, कंडीशन क्रिएट करके, ठीक है। दूसरा, लाइफ साइकिल 2 वीक। ये तो देखो कुछ वैसे ही है जैसा हमने पिसम टाइमिंग के लिए पढ़ा था कि कम लाइफ साइकिल, ज्यादा जनरेशन देखने को मिलेंगी, बढ़िया रहेगा, बट अच्छे से पढ़ाई होगी। नेक्स्ट, लार्ज प्रोजेनी मिलती है और बहुत सारे ट्रेट्स इसमें देखने को मिलते हैं। अब इन्होंने, मॉर्गन सर ने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे दो कंसेप्ट निकले, एक था लिंकेज, दूसरा था रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज क्या होता है? लिंकेज इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन सेम क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम पर फिजिकल एसोसिएशन जो होती है जीन की, उसको ही हम लिंकेज कहते हैं। नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? नॉन पेरेंटल जो जीन होते हैं जब वो कंबाइन हो जाए, नॉन पेरेंटल जीन कंबाइन हो जाए। एग्जाम्पल से समझो, येलो बॉडी और व्हाइट आई वाला फीमेल, ठीक है, मेल ब्राउन बॉडी और रेड आई वाला, जब इनको कंबाइन किया गया तो जो हमें फिनोटाइप देखने को मिला उसमें से पेरेंटल कॉम्बिनेशन 98.7% का था, लेकिन जो रिकॉम्बिनेशन यानी कि दोनों के कंबाइन होके जब निकले कैरेक्टर्स तो वो कितने परसेंट में देखने को मिले? 1.3%। मैं इसको ऐसे ही क्यों लाई हूं? क्योंकि यही वो वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है, जिन पर क्वेश्चन आए हुए हैं, आते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जीन्स वर टाइटली पैक्ड। जीन्स टाइटली पैक्ड होने की वजह से ज्यादा जीन्स रिकॉम्बिनेशन की तरफ नहीं जा पाए। जीन्स टाइटली पैक्ड होने की वजह से ज्यादा जीन रिकॉम्बिनेशन के लिए नहीं जा पाए तो पेरेंट कॉम्बिनेशन देखने के लिए ज्यादा मिला और जो रिकॉम्बिनेशन था वो कम मिला। जबकि दूसरे ही केस में जहां पर फीमेल के पास व्हाइट आई और मिनिएचर विंग यानी कि छोटे छोटे विंग्स थे और मेल के पास रेड आई और नॉर्मल शेप के विंग्स थे, वहां पर क्या हुआ? पेरेंटल टाइप आपको 62.8% को देखने को मिला, लेकिन रिकॉम्बिनेशन वाला कितना मिला? 37.2। अब यहां का रिकॉम्बिनेशन और यहां का रिकॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन कहां मिल रहा है? यहां पर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जीन्स लूजली लिंक्ड थे। जीन्स देखो, अगर कोई टाइटली पकड़ के रखोगे तो छुड़ाना मुश्किल है ना। टाइटली पकड़ के रखे थे जीन तो छुड़ाना मुश्किल हुआ, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा नहीं हो पाया, पेरेंट कॉम्बिनेशन देखने को ज्यादा मिला। लेकिन दूसरे ही केस में जहां पर जो जीन्स थे वो लूजली पैक्ड थे तो आसानी से रिकॉम्बिनेशन के लिए चले गए और पेरेंटल कम और रिकॉम्बिनेशन ज्यादा देखने को मिले। परसेंटेज ये वाला याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज में भैया फिजिकल एसोसिएशन होती है, फिजिकल एसोसिएशन होती है सेम क्रोमोसोम पर जीन की, है ना। लेकिन रिकॉम्बिनेशन में जो फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम्स है, नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन भी दिखा देती है, ठीक है। क्या दिखा देती है? नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। अब अपन आ जाते हैं एल्फ्रेड स्ट्रूटवेंस के एक्सपेरिमेंट पर। इन्होंने क्या करा? इन्होंने जेनेटिक मैप्स दिए और इन्होंने बताया फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड मेजर ऑफ डिस्टेंस। इन्होंने ये बोला कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, कितना रिकॉम्बिनेशन मिल रहा है भाई, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मेजर ऑफ डिस्टेंस पर, कि जीन्स कितना पास है, कितना दूर है, इसके ऊपर। रिकॉम्बिनेशन ज्यादा पास होगा, कम रिकॉम्बिनेशन। ज्यादा अगर कम, मतलब देखो ज्यादा पास है ना, तो रिकॉम्बिनेशन के लिए नहीं जा पाएगा,
रिकॉम्बिनेशन कैसा मिलेगा, कम मिलेगा। अगर दूर होगा तो आसानी से चला जाएगा, दोनों जीन्स दूर दूर है ना, तो ये बेचारा इन्फ्लुएंस होकर आसानी से चला जाता है। क्यों? अब देखो इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर रिलेशनशिप एक ही जगह रहकर है ना, तो भाई ब्रेकअप कम होते हैं, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा ब्रेकअप होते हैं। ऐसा क्यों होता है? लॉन्ग डिस्टेंस में मन भटक जाता होगा शायद, है ना, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस जब होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा जीन के बीच में, तो मन भटक जाएगा, ये जा सकता है रिकॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, बस चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या? मेल हेटेरोगेमिटी और फीमेल हेटेरोगेमिटी। मेल हेटेरोगेमिटी और फीमेल हेटेरोगेमिटी, अगर हम मेल हेटेरोगेमिटी की बात करें, यानी कि मेल के पास, हेटेरो मतलब अलग अलग, होमो मतलब सेम, तो मेल के पास अलग अलग आपको क्या मिल रहे हैं? जीन्स मिल रहे हैं। ठीक है, सॉरी, अलग अलग कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो XO मेल बनाएगा और XX फीमेल बनाएगा। ऐसा कहां हो रहा है? ग्रास हॉपर में। X, अच्छा बेसिकली यहां पर ये जो O है ना, यहां पर O है कुछ भी नहीं, सिर्फ O हमने दिखाया है। ठीक है, यानी कि ड्रोसोफिला में एक जो क्रोमोसोम है वो कम है। ठीक, जबकि ये जो ह्यूमंस हैं, हमें तो मालूम ही है XY हेटेरोगेमिटी अलग अलग है ना, मेल हेटेरोगेमिटी, और फीमेल में होमोजाइगस सिचुएशन है, होमोगेमिटी है, यानी कि दोनों एक जैसे हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब फीमेल हेटेरोगेमिटी कहां देखी गई? बर्ड्स में देखी गई, जहां पर फीमेल के जो क्रोमोसोम्स थे वो अलग अलग हैं और मेल के जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेम हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम्पल पर आता है, यानी कि ग्रास हॉपर और ये बर्ड वाला एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ह्यूमंस के लिए तो पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें से 22 हमारे ऑटोसोम्स हैं और एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है। सेक्स क्रोमोसोम मतलब जो जेंडर सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल डिटरमाइन करेगा, लेकिन 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम का भैया कोई जेंडर सेक्स से लेना देना नहीं है, वो तो बाकी बॉडी का काम देख रहे हैं, इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम। और अगर ऐसे ही क्रोमोसोम पर, यहीं पे बता दे रही हूं, इन्हीं क्रोमोसोम पर ऑटोसोम के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ऑटोसोमल जेनेटिक डिसीज हो जाती है। ठीक है, अभी बात करेंगे आगे। चलिए, तो 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम मेल में होता है XX, है ना, याद रहेगा। गलत लिख दिया है, सॉरी, इतना ब्लंडर कैसे बाबा, ब्लंडर कैसे, है ना, उल्टा हो गया है। मेल में आपको मिलेगा XY और फीमेल में आपको मिलेगा XX। ठीक है, यानी कि मेल जो है वो कैसा है? हेटेरोगेमिटी शो कर रहा है और फीमेल होमोगेमिटी शो कर रही है। ठीक है, मेल में ऑटोसोम यानी कि 22 पेयर प्लस एक सेक्स क्रोमोसोम, फीमेल में ऑटोसोम यानी कि 22 क्रोमोसोम वो वाले, और XX यानी कि ये वाले सेक्स क्रोमोसोम, ये कंबाइन होंगे तो प्रोबेबिलिटी कैसी रहेगी? ये तो नहीं पूछेंगे, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी कैसी रहेगी? 50-50% प्रोबेबिलिटी रहेगी मेल और फीमेल चाइल्ड की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे म्यूटेशन की। म्यूटेशन को याद रखना है, म्यूटेशन को याद रखना है DID से। ठीक, अब मैंने ये DID क्यों बोला, DID क्यों बोला वो भी बताऊंगी, पहले समझो म्यूटेशन क्या होता है। अच्छा बता ही देती हूं, म्यूटेशन होता है डिलीशन। आपका क्या था? डांस इंडिया डांस। डिलीशन एंड इंसर्शन, डिलीशन एंड इंसर्शन, या फिर भैया डिस्प्लेस ही हो गई, डिस्प्लेसमेंट। अगर ये 3 चीज हो जाए, ठीक है, तो हमारे DNA का जो सीक्वेंस है वो बदल जाएगा। ठीक, तो बस वही म्यूटेशन है, फिनोमेना व्हिच रिजल्ट्स इन द अल्टरेशन ऑफ DNA सीक्वेंस, जिससे DNA सीक्वेंस बदल जाए। दूसरा, रिजल्ट्स इन चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो ऑब्वियसली जीनोटाइप और फिनोटाइप पूरा चेंज हो जाएगा। सपोज अगर मेरे पास ये XX है और मैं इसमें से ये X एक हटा दूं तो एक ही X बचेगा। ठीक है, और अच्छा ये एक ऐसा क्वेश्चन भी है कि मान लो किसी फीमेल में XX था, उसमें से एक X कम हो गया और एक ही X है, तो फिर क्या कैसे डिटरमाइन करोगे? मान लो किसी चीज से डिलीट हो गया, है ना, तो आपके पास एक ही X बचा, तो ऐसी फीमेल के कैरेक्टर्स कैसे देखने को मिलेंगे? तो अगर ऐसी सिचुएशन हुई ना, तो पता है क्या देखने को नहीं मिलेगा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भैया नहीं मिलेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है,
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे अगर एक डिलीट हो जाएगा, ऐसी ही सिचुएशन, या फिर रिप्लेस हो गया एक और आ गया एक्स, दो तो थे ही एक्स एक और आ गया है ना, या फिर डिस्प्लेस हो गया, जगह चेंज हो गई, ऐसी सिचुएशन जब भी होती है तो म्यूटेशन यानी कि कुछ चेंजेस हो जाते हैं, उससे रिजल्ट्स इन दी जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिससे जीनोटाइप जीन का जो नक्शा है वो भी बदल गया और फिनोटाइप यानी दिखने वाला नक्शा भी बदल गया अगर ऐसा होगा तो। नेक्स्ट इज पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन कब होता है? जब कोई एक पॉइंट पर एक सिंगल बेस पेयर इन द डीएनए चेंज हो जाए। लेकिन फ्रेम शिफ्ट कब होगा? जब आपका डिलीशन या इंसर्शन हो जाए, बेस पेयर ऑफ पूरा का पूरा बेस पेयर ऑफ डीएनए का डिलीशन हो जाए या फिर ये हो जाए, इंसर्शन हो जाए, नया आ जाए। म्यूटाजेंस क्या होते हैं? म्यूटाजेंस वो होते हैं जिनकी वजह से, जिनके कारण से म्यूटेशन होता है। ठीक, म्यूटाजेंस क्या होते हैं? वो फैक्टर जिसकी वजह से ये डिलीशन, इंसर्शन या डिस्प्लेसमेंट हो गया है। ठीक है, अगर डिलीशन, इंसर्शन या डिस्प्लेसमेंट हुआ तो म्यूटेशन हो जाएगा। अगर एक बेस पेयर का हुआ तो क्या होगा? पॉइंट म्यूटेशन। अगर पूरा का पूरा चेंज हो गया तो क्या होगा? फ्रेम शिफ्ट। ठीक है, ओके। म्यूटाजेन का एग्जांपल यूवी रेस, कभी कभी पूछ लेते हैं ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेडिग्री एनालिसिस भैया, पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्यों बनाया गया था? ताकि हमें यह पता चल सके कि जब भी इनहेरिटेंस ऑफ जीन होगा पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, इनहेरिटेंस जब भी होगा जीन्स का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो कैसा हो सकता है। डेवलप्ड एज अ चार्ट कैन रिप्रेजेंट अ फैमिली ट्री। ये पूरा का पूरा फैमिली ट्री बना सकता है विद द फैमिली मेंबर एंड देयर जेनेटिक ट्रेट रिस्पेक्टिवली। आपको पता है पहले जो बड़े बड़े रानियां वगैरह होती थी वो भैया ये दिखवाती थी, भाई पेडिग्री एनालिसिस करके बताओ इसकी कोई पूरी की पूरी जो फैमिली हिस्ट्री है उसमें कहीं कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कभी मेरे आने वाले बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं हो जाए। अब देखो बड़े लोग बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीजें करते हैं। ठीक है, तो पेडिग्री एनालिसिस से हम क्या एनालाइज कर लेते हैं कि पेरेंट से बच्चों में जो जीन जाने वाले हैं वो कैसे होंगे, कौन से होंगे। ठीक है, इसके सिंबल्स याद रखने हैं। स्क्वायर इज फॉर मेल, सर्कल इज फॉर फीमेल, और अगर डायमंड शेप हुआ तो सेक्स अनस्पेसिफाइड, पता ही नहीं है मेल है कि फीमेल है। ठीक, अगर तीनों के तीनों शेडेड हैं तो मतलब की बीमारी है भैया, अफेक्टेड है, शेडेड अफेक्टेड। अगर एक हमने क्या ले लिया? स्क्वायर, और एक हमने ले लिया ये सर्कल, दोनों के बीच में अगर सिंगल लाइन है तो मतलब मेटिंग हो रही है, डबल लाइन है तो मतलब क्लोजली एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स में मेटिंग हो रही है, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आपको दिख रहा है तो हमें यहाँ पर क्या पता चल रहा है? ये मेल, ये फीमेल, इनके जो बच्चे पैदा हुए फीमेल और मेल, पेरेंट्स अबव चिल्ड्रन बिलो इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट। ऑर्डर ऑफ बर्थ कैसा होगा? लेफ्ट टू राइट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, देखो इसका मतलब क्या है? एक तो डायमंड है, अरे 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 इतना बुरा डायमंड, हाँ एक तो भाई डायमंड बना है, तो डायमंड स्टैंड्स फॉर सेक्स अनस्पेसिफाइड, हमें नहीं पता ये मेल है या फीमेल है। और अगर इसके अंदर कोई भी नंबर लिखा हो, सपोज करो 5 लिखा है या सपोज करो 4 लिखा है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर अनस्पेसिफाइड लोग हैं 5 और यहाँ पर अनस्पेसिफाइड सेक्स वाले लोग हैं 4। ठीक है, सेक्स अनस्पेसिफाइड 5 लोगों का, सेक्स अनस्पेसिफाइड किनका? 4 लोगों का। ठीक है, 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। ठीक, अरे अरे सॉरी एक चीज 1 मिनट। हाँ, अगर डायमंड बना है और उसके अंदर नंबर लिखा है ना, डायमंड का मतलब तो क्या है कि हमें पता ही नहीं है कि सेक्स क्या है, मेल है कि फीमेल है, लेकिन अगर उसके अंदर नंबर लिखा है तो अनअफेक्टेड इंडिविजुअल कहलाएगा। ठीक है, चलो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर जो जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से कोई भी डिसऑर्डर हुआ तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर। सम डिसीजेस आर कॉज्ड बाय म्यूटेशन, है ना, अपन ने अभी देखा था, या तो डिलीट हो गया या इंसर्ट हो गया जीन, या फिर कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, किसमें? जो बेस पेयर है उसमें, या तो कोई एक बेस पेयर में हुआ होगा या पूरा का पूरा बेस पेयर हुआ होगा। अगर एक पेयर में हुआ तो पॉइंट, और अगर पूरा का पूरा हुआ तो फ्रेम शिफ्ट, म्यूटाजेंस की वजह से होने वाला म्यूटेशन। तो म्यूटेशन जब भी होता है तो उससे डिसीजेज हो जाती हैं, इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स एंड आर इन इंडिविजुअल एट बर्थ। प्रेजेंट आर इंडिविजुअल में मतलब पेरेंट में पहले से जेनेटिक डिसीज है, तो पेरेंट में जब पहले से जेनेटिक डिसीज है तो वही जेनेटिक डिसीज बच्चों में भी जा सकती है, पेरेंट से जेनेटिक डिसीज बच्चों में भी जा सकती है, क्योंकि जीन्स वाला तो इनहेरिट हो सकता है। ठीक है, तो डिटरमाइन द स्टडी ऑफ डिसऑर्डर वी यूज पेडिग्री एनालिसिस। इसी को पढ़ने के लिए हमने पेडिग्री एनालिसिस का यूज किया। जेनेटिक डिसऑर्डर 2 टाइप के हैं, एक मेंडेलियन है, एक क्रोमोसोमल है। ठीक है, मेंडेलियन में क्या क्या आएगा? डिटरमाइंड बाय ऑल्टरनेशन और म्यूटेशन इन सिंगल जीन।
अगर एक सिंगल जीन, मेंडल सर ने इसके बारे में बताया था, इसीलिए इसे मेंडलियन डिसऑर्डर कहते हैं। अगर ऑल्टरनेशन या म्यूटेशन हो गया एक सिंगल जीन में तो उससे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होंगे। सच अ कंडीशन कैन बी सीन एट दी since the birth and deduced on the basis of family history using the family tree। अगर हमें ये नहीं पता है कि पेरेंट से बच्चे में जेनेटिक डिसऑर्डर जाएगा या नहीं जाएगा, या पेरेंट में कहीं कोई रेसेसिव जीन तो प्रेजेंट नहीं है जो जेनेटिक डिसऑर्डर कराता हो, अगर ऐसा होगा तो पॉसिबिलिटी है कि बच्चे में आ जाए, है तो इसको देखने के लिए हम पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या क्या है, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया, ये सब कुछ आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। एक एक करके बात करेंगे। अगर हम हीमोफीलिया की बात करें तो ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज होती है, यानी कि रेसेसिव जीन की है। ठीक, जो कब दिखेगी, जब दोनों रेसेसिव जीन आए हों पेरेंट से, ठीक है, तब दिखेगी। अगर रेसेसिव वाला डिसीज्ड है और डोमिनेंट वाला अनडिसीज्ड है तब तो नहीं दिखेगी, क्योंकि डोमिनेंट वाला ही दिखेगा। बात समझ में आ गई। ट्रांसमिट फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू मेल चाइल्ड। ठीक, वन प्रोटीन इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग इज अफेक्टेड। ब्लड क्लॉटिंग में जो अपना ये इन्वॉल्व है प्रोटीन, वो अफेक्ट हो जाता है इस डिसीज में। ठीक, सिंपल कट रिजल्ट्स इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। और आपको पता है देखो बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है, मान लो कहीं से भी ब्लीडिंग हो जाए, है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं रहता कि हमें कहीं चलते चलते लग गई, छिल गई, कहीं पे कोई थोड़ा सा नाखून लग गया, थोड़ा बहुत खून आया हो गया, हम भूल गए, पता ही नहीं, हमको याद ही नहीं है। तो देखो अगर हीमोफीलिया वाले बंदे में ऐसा होगा ना तो उसका ब्लड जो लॉस है, ब्लड लॉस, वो बंद नहीं होगा, ब्लड लॉस होता ही चला जाएगा। ऐसी सिचुएशन बहुत फैटल हो सकती है। हालांकि अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस इंडिविजुअल का सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है कि भाई जीवन काल में बहुत बार ऐसा होगा कि चोट लगेगी और खून बह सकता है। मान लो आपने उसे बहुत प्रोटेक्ट करके पैम्पर करके रख लिया कि बिल्कुल चोट ना लगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जहां पर ब्लड लॉस हो गई होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे ही बच्चा 12-13 साल का होता है, 12-13 साल भी मत बोलो, आप 6 साल से 12 साल की उम्र में आपको पता है बच्चों के दांत गिरते हैं तो ब्लीडिंग होती है। अब मान लो कि हीमोफीलिया वाला है तो उसका दांत गिरा, ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग होती चली गई, बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया, तो भाई बहुत मुश्किल है उसको बचाना। और अब कितने दांतों को समझा तो नहीं सकते, नहीं नहीं भैया आज तुम मत गिरना या इस बेचारे में मत गिरना, वो तो गिरेगा ही, वो तो नॉर्मल नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, तो वो तो हो गई, और जितनी बार दांत गिरेंगे उतनी बार ब्लड लॉस होगा, रोकना मुश्किल होगा, ऐसे में जान का खतरा हो सकता है ना। और अगर फीमेल है, मान लो ऐसे बहुत सारे हीमोस्टैट आते हैं, बहुत सारे एंटीकोगुलेंट आते हैं, मतलब एंटीकोगुलेंट नहीं कोगुलेंट फैक्टर्स आते हैं जिनसे ब्लड को रोका जा सकता है। ठीक है, मान लो आपने रोक भी लिया, लेकिन यही केस हम फीमेल में देखें तो यार जैसे ही उसका मैच्योरिटी आएगी, ठीक है, तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन चालू होगा, भाई ब्लीडिंग बहुत हो रही है तो उसको कैसे रोकोगे, है ना। तो ये वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं इनका सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज वेरी रेयर एज इट रिक्वायर्स, है ना। ऐसा क्यों, फीमेल हीमोफीलिया होने के कम चांसेस क्यों होते हैं। मान लो अगर हो गई तो पहले तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, और कम चांसेस क्यों है, क्योंकि रेसेसिव डिसऑर्डर है ना। तो मान लो अगर ये वाला हीमोफीलिया से एक्स था और ये वाला डोमिनेंट है, तो इस डोमिनेंट की वजह से फीमेल तो हमेशा बच जाएगी। लेकिन अगर मेल की हम बात करें तो मेल में अगर ये सिचुएशन है तो दो नॉर्मल मेल है, लेकिन अगर ये सिचुएशन आ गई तब तो इस मेल को हीमोफीलिया होना ही होना है। ठीक है, फीमेल हमेशा बच जाती है, रेयरली होता है। रेयरली कब होता है, मदर एटलीस्ट कैरियर हो और फादर पूरा का पूरा हीमोफिलिक हो। ठीक, यानी कि ये मदर जो थी वो कैरियर थी और फादर हीमोफिलिक थे, तो उनसे भी ये वाला आया, तो इस सिचुएशन में फीमेल हीमोफिलिक हो जाएगी। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया हीमोफिलिक कैरियर थी, इस पर भी क्वेश्चन आता है। ठीक, और एक इस वाले पॉइंट पे क्वेश्चन आता है कि भाई कब ऐसा होगा कि फीमेल हीमोफिलिक हो जाए। तो कब होगा, जब मेल हीमोफिलिक है और फीमेल जो है वो हीमोफिलिक कैरियर है, ऐसे दो लोगों के बीच में ब्रीडिंग होगी तो क्या होगा, जो हीमोफिलिक फीमेल बन जाएगी। ठीक है, चांसेस हैं। नेक्स्ट, सिकल सेल एनीमिया की अगर हम बात करें तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव है। ऑटोसोमल रेसेसिव होने का मतलब क्या है, ऑटोसोम का है, हमने अभी देखा था, मैंने बताया था ना, बहुत सारी जेनेटिक डिसीज ऑटोसोमल होती हैं, यानी कि हमारे जो सेक्स क्रोमोसोम है उनको छोड़ के बाकी क्रोमोसोम के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो वाला है कौन, सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पर ये जो हमारे जीन्स है ना, ये
ये जो जीन्स हैं ये कैसे होंगे, कैरियर ऑफ डिसीज ये वाले हैं, अफेक्टेड ये है, नॉर्मल ये है। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, तुम तो बस ये याद रख लो कि कभी भी सिकल सेल अनीमिया जब होता है तो जो ग्लूटामिक एसिड है ना, ग्लूटामिक एसिड है वो रिप्लेस हो जाएगा वैलीन से। ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलीन। जब ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलीन आ जाए, कहां पर, ये क्वेश्चन पूछता है 6th पोजीशन पर ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, 6th पोजीशन पर, कहां पर 6th पोजीशन, इस पर PYQ है। ठीक, तो इससे क्या होगा, इट पॉलीमराइज ड्यू टू ग्रो ऑक्सीजन इन टेंशन, दिस चेंजेस शेप ऑफ आरबीसी टू सिकल। और इससे होगा क्या, जैसे ही आपके आरबीसी का शेप सिकल के जैसा हो जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा हो जाएगा, तो इसकी जगह कम हो जाएगी, ज्यादा ये वो नहीं ले जा पाएगा, ऑक्सीजन नहीं ट्रांसफर कर पाएगा। दूसरा, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं ये ब्लड वेसल्स में जाके फंस जाएगा, तो ब्लड फ्लो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। दैट इज व्हाट हैपेंस इन सिकल सेल अनीमिया। फिनाइल कीटोनूरिया जो है ये भी ऑटोसोमल रेसेसिव है, यानी कि ऑटोसोम्स की डिसीज है। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, भैया मेटाबॉलिज्म ही खराब हो गया, ठीक है, और वो इनबॉर्न एरर है। लैक एंजाइम दैट कन्वर्ट फिनाइल एलेनिन इनटू टायरोसिन, इसके पास वो एंजाइम नहीं होता फिनाइल कीटोन्यूरिया में। जिस ऑर्गेनिज्म को फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है उसके पास एक एंजाइम मिसिंग है। वो एंजाइम कौन सा है, इस पर भी क्वेश्चन पूछता है। वो एंजाइम है एंजाइम दैट कन्वर्ट्स फिनाइल एलेनिन इनटू टायरोसिन। तो फिनाइल एलेनिन जो है एक्यूमुलेट हो जाएगा, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेन में चला जाएगा, ब्रेन में जाएगा तो मेंटल रिटार्डेशन होगा, और जो हमारे बाकी ऑर्गन्स हैं उनकी ग्रोथ भी अफेक्ट होगी, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, और यूरिन से एक्सक्रीट होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर। आपकी एनसीईआरटी में ये मैंने यहाँ पे ऐसा इसलिए लिखा है, आपकी एनसीईआरटी में कुछ और भी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं जिनके सिर्फ नाम मेंशन है, उनके बारे में ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है। दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस और थैलेसीमिया। ठीक, नेक्स्ट है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्यों हुआ, या तो एब्सेंस हो गई, या एक्सेस हो गया, या फिर एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो गया। या तो कोई क्रोमोसोम जो है वो ज्यादा आ गया, या एक क्रोमोसोम जो है वो चला गया, ठीक है, या फिर एबनॉर्मली अरेंज हो गए क्रोमोसोम। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्रोमोसोम का या तो एक्सेस है, या तो कम है, या फिर जगह बदल गई है। तो इसमें दो चीजें होती है, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी, ठीक है, एन्यूप्लॉइडी इज गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, या तो गेन कर लिया एक्स्ट्रा, या फिर दे दिया है, चला गया है। ड्यू टू फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन हो रहा था उस समय जो क्रोमैटिड्स थे वो क्रोमैटिड या तो अलग ही नहीं हुए, है ना, या प्रॉपर उनमें सेपरेशन नहीं हुआ, तो उससे क्या होगा, गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा। ठीक, मतलब कुछ ऐसा कि मान लो ये एक सेल है ना, अब यूजुअली ये क्रोमैटिड ऐसे सेपरेट हो जाते हैं। ठीक, अब अगर ये क्रोमैटिड्स ऐसे सेपरेट नहीं हुए और ये क्रोमैटिड ऐसे जुड़े रह गए, और इसके साथ एक और फिर बन गया, सॉरी, इसके साथ मान लो एक और क्रोमोसोम आ गया, ठीक, तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा या फिर डिलीट हो जाएगा। दूसरा, पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म। पूरा का पूरा एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ही बढ़ गया है ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज। इट इज सीन इन प्लांट। साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन प्रॉपर नहीं हुआ। एग्जांपल, डाउन सिंड्रोम, क्लेम्प्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। तीन चीजें इसमें आपको पढ़नी है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइसोमी ऑफ 21, एक एडिशनल कॉपी आ जाती है क्रोमोसोम नंबर 21 पे। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 21 पे एडिशनल कॉपी आ जाती है। फिजिकल, साइकोमोटर या फिर मेंटल डेवलपमेंट जो है वो खराब हो जाता है। ना तो प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट होगा, ना प्रॉपर साइकोमोटर यानी कि इसका कंट्रोल नहीं रहेगा प्रॉपर बॉडी पे, और या फिर उसका मेंटल रिटार्डेशन रहेगा, दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा। हाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म की छोटी रहेगी, शॉर्ट राउंड फेस रहेगा, ठीक है, फरोड टंग रहेगी और पार्शियली ओपन माउथ रहेगा, पार्शियली ओपन रहेगा माउथ हमेशा। ठीक है, तो जैसे बचपन में फेस वेस तो देखो इतना नहीं समझ में आता, बहुत बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो थोड़े टाइम तक इतना फेस का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता, लेकिन आपको फिर क्या दिखेगा, फरोड टंग और पार्शियली ओपन माउथ तो दिखेगा ही दिखेगा तब भी। इसके बाद क्लेफ्टर सिंड्रोम जो होता है उसमें मेल्स में ज्यादातर देखा जाता है 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो गया। ठीक है,
मैस्कुलाइन डेवलपमेंट विथ फेमिनाइन कैरेक्टर, भाई मेल होता है एक्स वाई, अब इसमें तुमने एक एक्स और ऐड कर दिया, यानी कि फीमेल जो कैरेक्टर है उसको आपने इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, तो ऐसे में गायनेकोमैस्टिया हो जाता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है और इंडिविजुअल स्टेराइल होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, बच्चे आगे पैदा नहीं कर सकते। गायनेकोमैस्टिया पर क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम कहां देखा जाएगा, फीमेल्स में, जहां पर एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम हो जाए, तो 45 प्लस XX होना चाहिए था, ठीक, तो क्या मिल गया यहां पर XY, ठीक है, सॉरी X0, एक X चला गया, ठीक, एक X चला गया। स्टेराइल फीमेल होगी, रुडिमेंट्री ओवरी होंगी, ओवरी अच्छी नहीं होगी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं होंगे, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, ठीक है। नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी के इमेजेस हैं, देखो अगर डाउन सिंड्रोम का बच्चा है तो ऐसे बच्चे में आपको क्या क्या मिलेगा, अब नॉर्मल ईयर्स भी दिख सकते हैं, स्मॉल हेड होगा, ठीक है, बर्थ के टाइम पे फ्लैटेंड नोज दिखेगी, शॉर्ट ब्रॉड हैंड्स होंगे, पाम वगैरह बड़ा होगा, और ये जो लाइन है ये भी कैसी होंगी, बहुत मोटी मोटी, ठीक है, वाइड होंगी। नेक्स्ट, व्हाइट स्पॉट ऑन द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, कलर्ड पार्ट ऑफ द आई में कहीं व्हाइट स्पॉट भी दिखते हैं। इंटेस्टिनल ब्लॉकेज हो सकता है, कंजेनिटल हार्ट डिसीजेस भी हो सकती हैं। और ये जो इमेज है ये लेनेफ्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। लेनेफ्टर सिंड्रोम में देखो टॉल स्टैचर मिलेगा, सबसे अच्छी बात जहां पे भी आप पढ़ रहे हो, आप देखो एनसीईआरटी में जो इमेज दी हुई है वहां पर आपको ये वैसा का वैसा लिखा हुआ भी मिलेगा, और नहीं तो आपको बस ऐसे ही याद करना है कि टर्नर सिंड्रोम और लेनेफ्टर सिंड्रोम में क्या क्या है। लेनेफ्टर में टॉल स्टैचर रहेगा, फेमिनाइज्ड कैरेक्टर रहेंगे, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट वगैरह दिखेगा, लेकिन अगर फीमेल हुई टर्नर सिंड्रोम वाली तो वहां क्या होगा, शॉर्ट स्टैचर, हाइट छोटी रहेगी, अंडर डेवलप्ड फेमिनाइन कैरेक्टर, यानी कि फीमेल कैरेक्टर कम होंगे, ठीक है। चलिए डन, यहां पर आपका ये चैप्टर हो गया है रिवाइज, फटाफट से जाओ क्वेश्चंस लगाओ, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है, मिलते हैं। जो भी अच्छा आपका वो हो, बुरा मत करना, अच्छा जो भी आपका कमेंट है वो मेंशन कर देना, कुछ पूछना है तो वो भी मेंशन कर देना, और क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, हैप्पी लर्निंग।